नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 20 सितंबर 2020। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आज जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है नंदकनन जूलॉजिकल पार्क, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे समर्थ स्कीम के बारे में। फिर हम देखेंगे कोऑपरेटिव लेबर इन उड़ीसा ट्राइब से रिलेटेड एक आर्टिकल, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कोसी रेल महासेतु से रिलेटेड। ठीक है ना, चारों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं नंदकनन जूलॉजिकल पार्क, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली यहाँ पर 2 स्लॉथ बियर की डेथ हो गई है। ठीक है, उनकी जो डेथ है वो नेचुरल बताई जा रही है। जो एज है इनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 28 के अराउंड, 28-30 के अराउंड इनकी एज थी, और यही जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है स्लॉथ बियर की, जिसके कारण ये पार्क न्यूज़ में आया है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, स्लॉथ बियर जो है उस प्रकार का दिखता है। ठीक है, अगर हम नंदकनन जूलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कस करें तो ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, और उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ से ये 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया था 1960 में। ठीक है, और ये देश का पहला ऐसा जू है जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का पार्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वर्ल्ड का पहला जू है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, तो ये एक ग्लोबल अलायंस है किनका, जूज और एक्वेरियम का, जहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी केयर की जाती है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है, साथ ही साथ उनका हैबिटेट का भी कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, फिर अगर अपन और बात करें इस जूलॉजिकल पार्क के बारे में, तो ये ब्रीडिंग सेंटर है 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज का। कौन कौन सी? इंडियन पेंगुइन और वाइट टाइगर्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपके लेपर्ड है, माउस डियर है, लायन है, रेटल एंड वल्चर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसकी स्पेशलिटी है ये कि ये वर्ल्ड का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, कब बना था ये वर्ल्ड का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर? तो 1980 में। ठीक है, और जो स्टेट बॉटनिकल गार्डन ऑफ नंदकनन है, ये वन ऑफ द पायनियर प्लांट कंजर्वेशन एंड नेचर एजुकेशन सेंटर ऑफ उड़ीसा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगर डिस्कस करते हैं स्लॉथ बियर के बारे में। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर ये स्लॉथ बियर है। ऑलराइट, ठीक है, स्लॉथ बियर का ये जो हैबिटेट है, इसको हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है, और हमें हिंदी में इसे भालू भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग मेंबर है फैमिली, जिसकी उर्साइडी फैमिली का बिलोंग करता है ये। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इंडिया और मेनली श्रीलंका के रीजन में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये वनरेबल की कैटेगरी में आता है, IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, साइट की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, और शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। ठीक है, शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसको भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, इसके जो थ्रेट हैं, इसकी जो लाइफ क्यों खतरे में है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आप कहीं पर भी लिख सकते हो, हैबिटेट लॉस। ठीक है ना, पोचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स एंड आर समटाइम्स कैप्चर फॉर यूज इन द परफॉर्मेंस। ठीक है ना, और हंटेड बिकॉज ऑफ देयर एग्रेसिव बिहेवियर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं ये क्रॉप्स वगैरह को, और बहुत एग्रेसिव होते हैं। ठीक है ना, भले लेकिन मार के छोड़ देंगे आपको। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं ये। ठीक है, अगला आपका होता है हिमालयन ब्लैक बियर, ये इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है स्लॉथ बियर और हिमालयन ब्लैक बियर। आप देखें ये थोड़ा साइज में बड़ा है। ठीक है ना, और ज़्यादा ही एग्रेसिव दिख रहा है, गुस्से में है। ठीक है, इसका हैबिटेट जो है ये एशियाटिक ब्लैक बियर है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके माउंटेनस रीजन में, और हैवी जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। सदर्न और ईस्टर्न एशिया का ये एक एनिमल है। ठीक है ना, सदर्न और ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। ऑलराइट, इसके प्रोडक्शन स्टेटस की बात करें तो ये भी सेम वैसा ही है जैसा कि आपका स्लॉथ बियर है, वनरेबल की कैटेगरी में है IUCN के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और शेड्यूल 1 में रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है समर्थ स्कीम से रिलेटेड। ठीक है,
देखिए ये स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। मकसद क्या है इस स्कीम का, तो बहुत सिंपल सा मकसद है, टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर को लेके आना, ठीक है ना, रोजगार प्रोवाइड करना ऐसे लोगों को जो स्किल्ड हैं और टेक्सटाइल फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इसका मकसद है। ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोवाइडिंग डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है ना। डिमांड ड्रिवन मतलब कि जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है उनकी प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एक वैल्यू चेन को डेवलप करना, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए आपका एक शॉल बनाना है, ठीक है, एक शॉल बनाना है तो उसको लेकर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है ना। वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल मतलब कि शॉल बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो, आपकी कॉटन की ज़रूरत है, जो भी थ्रेड्स वगैरह की ज़रूरत हो, जिस प्रकार के कपड़े की ज़रूरत होगी, उन सभी का एक वैल्यू चेन सभी को साथ में लेके आना, ठीक है ना। ये काम इसके अंदर किया जाएगा। प्रमोशन होगा स्किल का, स्किल अपग्रेडेशन होगा, ठीक है ना, ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ हैंडलूम्स और फिर हैंडीक्राफ्ट्स, सेरिकल्चर और जूट्स का, ठीक है ना। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके लिए कुछ और स्कीम्स हैं जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड हैं, एक बार नज़र मार लीजिएगा इन पर भी। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, फिर पावर टेक्स इंडिया, सिल्क समग्र स्कीम, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ठीक है ना, नेशनल हैंडलूम डे। ये आप मुझे बताइएगा कि नेशनल हैंडलूम डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ऊपर अगर आपको याद होगा तो हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे की आप डेट मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उस डेट को हमने इसका एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो ये भी बता दीजिएगा कि नेशनल हैंडलूम डे किस लिए मनाया जाता है उस दिन, ठीक है ना, एक स्पेशल डेट है उस दिन ये मनाया जाता है और क्या रीज़न है उस डेट को मनाने का, ठीक है। अगला है आपका जूट आई केयर, फिर है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है कोऑपरेटिव लेबर इन उड़ीसा ट्राइब से रिलेटेड, ठीक है। देखिए कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली लेबर कोऑपरेटिव्स जो हैं कहाँ पर, उड़ीसा ट्राइब्स में, वो न्यूज़ में आए हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल ट्राइब्स हैं आपकी, इन ट्राइब्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं हल्का फुल्का, सभी ट्राइब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये न्यूज़ में रही थी। उसमें से जैसे कि है डोंगरिया, कोंड, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जोंगा है, लंजिया है, सोरा, ठीक है ना, फिर दिदिया, पौधी, वुयम और कांध, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उड़ीसा की, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। दिस कोऑपरेटिव इंश्योर ऑल फैमिली, जो कुछ कोऑपरेटिव्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी फैमिलीज़ को फूड मिले, ठीक है ना, और साथ ही साथ कोई भी ऐसी ज़मीन हो जो बैरन ना रह जाए, बंजर ना रह जाए, ठीक है ना। तो ये लोग उनको काम दे रहे हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं वो इन ट्राइब्स के लोगों को काम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनमें से एक इंपॉर्टेंट ट्राइब की डिस्कस करें, बाकी ट्राइब्स को आप देख लीजिएगा हमारे पुराने लेक्चर्स में, ठीक है, जो भी हमारे लेक्चर्स देख रहा है उसको पता होगा, हम बहुत सारी पीवीटीजीस ट्राइब को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है डोंगरिया कोंद, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इनका जो नाम निकल के आता है वो निकल के उसका मतलब होता है हिल, ठीक है ना, जो डोंगर होता है उसका मतलब होता है हिल यानी कि पहाड़, ठीक है। दे आर मेंबर ऑफ कोंद ट्राइब, ये कोंद ट्राइब के मेंबर होते हैं और ये जो है वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, ठीक है। पीवीटीजीस का स्टेटस इन ट्राइब को मिला हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये नियामगिरी हिल्स ऑफ उड़ीसा, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ये कौन सी बोलते हैं, तो कोई लैंग्वेज बोलते हैं, और इस लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती, ठीक है ना, काफ़ी स्पेशल लैंग्वेज है, ठीक है। ये पूजा करते हैं नियाम राजा की, जो कि गॉड कहे जाती हैं नियामगिरी फॉरेस्ट के, ठीक है, नियामगिरी फॉरेस्ट उड़ीसा में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। दे सस्टेन देमसेल्फ फ्रॉम द रिसोर्स ऑफ द नियामगिरी फॉरेस्ट प्रैक्टिसिंग हॉर्टिकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, उसी जो फॉरेस्ट है उसका उसके ऊपर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, और दे आर करेंटली फेसिंग डिस्प्लेसमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बॉक्साइड माइनिंग इन नियामगिरी हिल्स। ऑलराइट, तो ये एक हमने ट्राइब के बारे में डिस्कस कर लिया। याद रखिएगा ये ट्राइब कहाँ से है, उड़ीसा से है, ठीक है। उड़ीसा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवीटीजीज ट्राइब्स हैं, ठीक है, एक बार सभी पर नजर मार लीजिएगा। उड़ीसा के बाद आई थिंक आंध्र प्रदेश में है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीवीटीजीज ट्राइब्स, ठीक है। टोटल पीवीटीजीज ट्राइब्स इंडिया में 75 हैं, उड़ीसा में 13 हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कुछ बेसिक्स ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे
और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है कोसी रेल महासेतु से रिलेटेड। ठीक है, कंटेस्ट यह है कि रिसेंटली एक कोसी रेल महासेतु को बनाया गया है, यानी कि एक मेगा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ये जो ब्रिज है इसकी टोटल लेंथ है 1.9 किलोमीटर। ठीक है ना, काफ़ी लंबा ये पूरा ब्रिज है, सेतु है। ठीक है, और ये जो है टोटल जो जर्नी है आपकी 300 जर्नी को, जो कि किसके बीच हुआ करती थी, आपकी समस्तीपुर और जयनगर जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। ठीक है, उस 300 किलोमीटर जर्नी को 1.9 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखिए कितना बेनिफिट है इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से हमें। ठीक है ना, ये बिहार के रेल नेटवर्क को कनेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया का जो रेल कनेक्टिविटी है वहाँ पर भी ये कनेक्टिविटी पहुँचा रहा है। ठीक है, कहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, बिहार में। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कोसी रिवर के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो रिवर है ये कहाँ से फ्लो होकर आती है हमारे पास, तो ये रिवर आती है तिब्बत नेपाल वाली रीजन से और फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ ड्रेन होती है, ये हिमालय तिब्बत में, सदर्न स्लोप ऑफ नेपाल, वहाँ पर ये ड्रेन करती है। ठीक है, और जब ये इंडिया पहुँचती है, पहले क्या होता है ना कि ये 7 अलग अलग रिवर्स से मिलकर बनती है, अलग अलग 7 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक है, इसी कारण इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। ठीक है ना, 7 ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनती है। ठीक है, ये बिहार में आती है और बिहार में आकर ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है, गंगा में आके मर्ज हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर, कातिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कातिहार डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा से मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसे सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। क्यों इसे सौरव ऑफ बिहार हम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत हैवी फ्लड लेके आती है हर साल। ठीक है ना, हर साल ये बिहार में फ्लड लेके आती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, फ्लड का रीज़न भी ये इसका है क्योंकि ये अपने साथ जो है बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आती है और ये अपना जो कोर्स है वो हर साल चेंज करती है। ठीक है ना, कोर्स चेंज करना मतलब कि जैसे कभी ये ऐसा बह रही होगी तो किसी दिन क्या करेगी, ये इसी पॉइंट से को हटा के ऐसे बहने लग जाएगी। ठीक है ना, अपना जो है कोर्स है वो शिफ्ट कर लेगी। ठीक है ना, इसी कारण ये डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी कॉज करती है। ऑलराइट, तो ये पूरा पॉइंट आप याद रखिएगा कोसी रिवर से रिलेटेड। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। ठीक है ना, हमारे पुराने डिस्कशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है आपके लिए, लो ओजोन वॉज ऑब्जर्व्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होगा, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो कि होमवर्क है, वो है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है आपके पास। एडजर्नमेंट साइन डे सस्पेंड्स द वर्क इन द सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड है आपके लिए, एडजर्नमेंट मीन्स टर्मिनेशन आ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ इंडेफिनाइट पीरियड। ठीक है ना, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 and 2, डी है नीदर 1 nor 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।